हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में बताएंगे जो मानव जनन करते हैं, कहने का मतलब जो मानव संभोग की क्रिया करते हैं उसमें कौन सा अंग किस रूप में सहायक होता है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए। जो क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा लेसन है, उस लेसन से हमने इन पॉइंटों को देखा है। बहुत बिल्कुल सरल और सहज भाषा में बनाने का प्रयास किया है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए कैसे है क्या। अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसी के जनन की, जैसे हमने बताया लैंगिक जनन करते हैं नर और मादा। तो अगर लैंगिक जनन की क्रिया नर और मादा कर रहे हैं तो इसमें देखना पड़ेगा कि नर के पास कौन सा अंग है और उसके कार्य क्या है, और मादा के पास कौन सा अंग है और उसके कार्य क्या है। समझ रहे? तो उसके देखने के लिए हमने यहाँ पे आपको फिगर बना दिया है। अब देखिए बिल्कुल सरल भाषा में हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे, बिल्कुल सबसे इजी भाषा में आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले पॉइंट्स को लिखते हैं कि नर में कौन सा भाग होता है और मादा में कौन सा भाग होता है। तो आप लोग देखिए जाए। देखिए अगर हम बात करें तो पॉइंट से सबसे पहला आप देखोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो इसको हिंदी में कहा जाता है जनन तंत्र। क्या कहता है? जनन तंत्र। अब देखिए जनन तंत्र का मतलब वो है, जैसे जो जनन तंत्र है, कहने का मतलब जो नर मादा है वह लैंगिक क्रिया करेंगे। जनन का मतलब क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करना। तो जो नर मादा हैं वो अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो वही क्रिया होगी क्या? वही क्रिया होगी निषेचन। और निषेचन करने के लिए ये दोनों लोगों की आवश्यकता बहुत बहुत ज्यादा है। तो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे तंत्र का मतलब होता है प्रणाली। कहने का मतलब वो कौन कौन सा अंग है जो इन क्रियाओं में भाग लेगा। तो देखिए अंग को जरा देखिए, समझने का प्रयास करिए कैसे हम अंग को समझाते हैं आपको। ऐसे आप बिल्कुल विधिवत अच्छे से एक टेबल बनाएंगे, सुंदर। ऐसे बना लिया, फिर एक लाइन खींच दो बीच में, खींच दिया। अब देखिए अब बात करिए अगर, तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं तो दो लोगों के मिलन की बातें हो रही। किसकी हो रही? दो लोगों। और वो दो लोग कौन से हैं? एक न मादा है, दूसरी कौन है? नर है। अब देखिए ये लोग मिलेंगे कैसे और इनमें क्या कहानी है मिलने की। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट्स होगा उसकी हम बात करें, कौन सा पॉइंट्स है। तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात करेंगे कि वह अंग जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई का निर्माण करता है। कहने का मतलब वह कौन सा अंग है जो नई संतति के लिए सबसे सूक्ष्मतम इकाई का निर्माण करेगा। तो पुरुषों में वो होता है, पुरुषों में जो है वो कौन सा भाग है? वो है वृषण। और महिलाओं में जो भाग होगा वो कौन सा होगा? अंडाशय। अब देखिए तो हम यहां सबसे पहले पॉइंट लिख देते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, सेक्स का मतलब संभोग क्रिया, ऑर्गन मतलब अंग। कहने का मतलब जो सेक्स की क्रिया में भाग लेने वाले अंग हैं वह अगर देखा जाए तो यहां पे हम लिख देते हैं मेल। मेल मतलब क्या होता है? पुरुष। मेल मतलब पुरुष। और यहां पे हम लिख देते हैं फीमेल। फीमेल का मतलब क्या होता है? महिला। महिला, लिख दिया महिला। अब देखिए अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब पहला वह कौन सा अंग है जो लैंगिक जनन में मतलब कहने का संभोग की क्रिया में भाग लेगा। तो जो पुरुष का अंग होगा उसकी हम बात करेंगे, और उसके बाद जो महिला का अंग होगा उसकी बात करेंगे। तो चाहे महिला पुरुष हो, चाहे कुत्ता कुत्ती और बिल्ला बिल्ली हो, कोई भी हो, किसी कोई मतलब ना। अब देखिए अगर प्राथमिक अंग की बात करें तो पुरुषों में होता है क्या? वृषण। क्या होता है? वृषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। अब देखिए महिलाओं में जो होता है वो होता है कौन?
अंडाशय क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय को कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। अब देखिए ये प्राथमिक अंग है, क्योंकि जो वृषण है इसमें किसका निर्माण हो, छोटा सा लिख दीजिए आप, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। और जो अंडाशय है इसमें किसका निर्माण हो रहा है? अंडाणु का निर्माण हो रहा है। अब ये शुक्राणु का निर्माण होगा और अंडाणु का निर्माण होगा। देखिए वह ये शुक्राणु भी वो है प्राथमिक इकाई जो नए संतति की उत्पत्ति करेगी, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? प्राथमिक सेक्स ऑर्गन। मतलब कहने का वह पहला ऑर्गन है, पहला अंग है जिसमें इन दोनों का निर्माण होगा, इसीलिए उसको कहेंगे क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर देखिए दूसरी बात, नंबर 2 बात करें। नंबर 2 तो यहां पर हम लिखेंगे एसेसरी डक्ट। क्या लिखेंगे? एसेसरी डक्ट। अगर एसेसरी डक्ट की बात करें तो यहां पे आप हिंदी में लिख सकते हो सहायक नलिका। क्या लिख सकते हो? सहायक नलिका। अब देखिए वह कौन कौन सी नली है जो भाग लेगी मादा में और नर में, किस दौरान? इंटरकोर्स मतलब सेक्स की क्रिया के दौरान कौन कौन सी नलिका है जो भाग लेगी, कौन कौन सी नलिका सहायता करेगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो नलिका होगी कौन सी? एक है वृषण जालक। क्या है? वृषण जालक। और दूसरी, उसके बाद दूसरी जो नली है उसको कहा जाता है शुक्र वाहिका। क्या कहा जाता है? शुक्र वाहिका। और फिर इसके बाद तीसरी जो नली है उसको कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण हो गया है। फिर उसके बाद जो है उसको कहा जाता है शुक्र नलिका। क्या कहता है? शुक्र नलिका। इतना भाग होते हैं। अभी ये बिल्कुल आपको इस फिगर में हम बिल्कुल ड्रा करके दिखाएंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब देखो अगर महिला में बात करें, महिला में कौन सा अंग सहायक होता है? किस क्रिया में? संभोग की क्रिया में कौन सा अंग सहायक होता है? तो यहाँ पे हम इसकी बात करें तो कौन सा अंग सहायक है? सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे अंड वाहिनी। वाहिनी। अंड वाहिनी को कहा जाता है ओविडक्ट। क्या कहा जाता है? ओविडक्ट। इतनी बात हो गई। दूसरा पॉइंट होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। अगर हम गर्भाशय की बात करें तो इसको कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस। तीसरा अंग कौन सा होता है? तो तीसरा अंग कौन सा है? योनि। मादा की योनि होती है जो क्या करती है? सहायक होती है किसमें? इंटरकोर्स की क्रिया में। तो देखिए अगर सहायता की बात करें कौन कौन सी नलिका ने सहायता किया, तो नर में क्या है? वृषण जालक। वृषण जालक से कहा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका से कहा अधिवृषण। अधिवृषण से कहा शुक्र नलिका। मतलब वहां पे जिसके द्वारा शुक्राणु आगे जाएगा कहाँ पे? अंडाणु से मिलने के लिए, जिसके लिए प्रेरित है। अब देखिए अगर बात करें आगे अंडवाहिनी, तो अंडवाहिनी मतलब वह भाग होगा, अंडवाहिनी वह भाग होगा जिसमें अंडाणु बह के आ रहे हैं। फिर उसके बाद गर्भाशय। गर्भाशय वह भाग होता है जिसमें बच्चे का मतलब भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है और वहां पे भ्रूण। फिर उसके बाद बात करें योनि। योनि वह भाग वह स्थल होता है मादा का जिसमें संभोग की सेक्स की क्रिया इंटरकोर्स की क्रिया होती है, उसको कहा जाता है क्या? योनि। तो ये सब कैसे अंग है? सहायक अंग है मादा में। अब देखिए बात करें तीसरे पार्ट की बात करें, नंबर 3 की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल जेनेटाइलिया। जेनेटाइलिया। अगर देखिए एक्सटर्नल जेनेटाइलिया की बात करें तो आपको दिख रहा है एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर और जेनेटाइलिया का मतलब होता है जननिक अंग। मतलब कौन से अंग है बाहरी, कौन से ऐसे अंग है जो बाहर से दिखने वाले होते हैं, किसमें? पुरुष में भी और महिला में। तो देखिए कौन कौन से अंग है जो महिला में और पुरुष में लिखेंगे। तो अगर बात करें पुरुष की तो उसमें सबसे पहला अंग होगा क्या? पेनिस। और वो बेचारा अकेला ऐसा अंग है जिसको कहते हैं क्या? बाहरी मतलब एक्सटर्नल जेनेटाइलिया, बाहरी जननांग। मतलब बाहर से दिखने वाला कौन सा? पेनिस अंग होगा। जो पुरुषों में कौन सा भाग? ये भाग है। अब देखिए अगर हम बात करें मादा में, तो मादा में कितने अंग होते हैं? तो मादा में अगर बात करें तो सबसे पहला जो अंग होगा उसको कहा जाता है क्या? मोन्स प्यूबिस। क्या कहा जाता है? मोन्स प्यूबिस। दूसरा जो भाग होता है उसको कहा जाता है लेबिया मेजोरा। क्या कहा जाता है? लेबिया मेजोरा। तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं क्या?
लेबिया माइनोरा, क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा। फिर आ जाओ आगे चौथा भाग, तो चौथे भाग को कहा जाता है क्या, क्लाइटोरिस, क्या कहता है, क्लाइटोरिस। फिर इसके बाद पांचवा भाग पे आ जाओ, पांचवा भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइमन, क्या कहा जाता है, हाइमन। तो देखिए महिलाओं में बाहर से दिखने वाले, अगर महिलाओं की बात करें तो बाहर से दिखने वाले कहने का मतलब जो बाहरी जननांग है, बाहर से दिखने वाले कौन कौन से अंग है, तो यहाँ बात करें मोन्स प्यूबिस, फिर उसके बाद करें लेबिया मेजोरा, फिर उसके बाद करें क्या, लेबिया माइनोरा, फिर उसके बाद क्लाइटोरिस, फिर उसके बाद क्या है, हाइमन। ये जो होते हैं महिलाओं के बाहरी जननांग है। अगर हम आगे बात करें तो आगे देखिए, आगे भी हो, अब आगे जो बचे हुए अंग हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसको टेबल को आगे बढ़ाइए, चौथे नंबर की बात आई कि कौन सा होता है अंग, चौथे नंबर की अगर बात आई तो उसको कहा जाता है क्या, ग्लैंड, क्या कहता है, ग्लैंड्स, मतलब कहने का कौन कौन सी ग्रंथि होती है जो संभोग की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। देखिए कौन कौन सी ग्रंथि है जो संभोग की क्रिया में सहायक है, नर और मादा में। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर संभोग की क्रिया में ग्रंथियां नहीं सहायक होंगी तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, लुब्रिकेट पदार्थ का स्राव नहीं होगा, और बहुत ज्यादा जो चीजें इजी होनी चाहिए बिल्कुल हार्ड हो जाएंगी। इसीलिए इन ग्रंथियों की आवश्यकता होती है, समझ रहे कि नहीं। तो देखिए ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। अब अगर बात करें तो सबसे पहले बात किसमें, पुरुष में। तो पुरुष में देखिए कौन सी ग्रंथि होती है, तो पुरुष की बात करें तो सबसे पहले ग्रंथि की अगर बात करें तो होती क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए अगर दूसरी ग्लैंड की बात करें तो दूसरी ग्लैंड जो होती है, दूसरी ग्लैंड की बात करें तो इसको कहा जाता है क्या, कॉपर्स, कॉपर्स ग्लैंड। फिर तीसरी अगर बात करें ग्लैंड्स की तो इसको कहा जाता है क्या, सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड, क्या कहता है, सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड। अगर देखिए बात करें सेमाइनल वेसिकल्स की, सेमाइनल वेसिकल्स की बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स को कहा जाता है हिंदी में शुक्राशय, क्या कहता है, शुक्राशय ग्रंथि। इसको कहा जाता है, इसको जानते हैं कॉपर ग्लैंड से ही, क्या जानते हैं, कॉपर ग्लैंड से। और इसको जानते हैं किससे, प्रोस्टेट नाम से भी हिंदी में जानते हैं, समझ रहे। तो ये तीन ग्रंथियां हैं, तीन ग्रंथियां जो पुरुषों में है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का बिल्कुल इजी भाषा में आप इसको याद कर सकते हो। जैसे आईएस पीसेस होते हैं, आईएस होता है, पीसेस होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक लिखा है पी शब्द, क्या लिखा है, पी, पी, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, सी, फिर तीसरा क्या है, यस। अगर हम बात करें तो यहाँ देखो पीसीएस साहब है, किसमें, पी फॉर पुरुष और पी फॉर पीसीएस। अगर ग्रंथ की बात करें तो पुरुषों में पीसीएस ग्रंथ होती है, पी से पुरुष और पी से क्या, पीसीएस, पी फॉर प्रोस्टेट, सी फॉर कॉपर ग्लैंड और एस फॉर सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड। तो इतनी ग्रंथियां होती है किसमें, पुरुषों में, जो क्या होती है, सहायक होती है। कब कब सहायक होती है, जब वो इंटरकोर्स की क्रिया कर रहे होते हैं तब सहायक होती है। अब देखिए आगे मादाओं में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, तो मादाओं की ग्रंथियों देख लेते हैं। अब देखिए पहली जो ग्रंथि है उसको कहते हैं मैमरी ग्लैंड, क्या कहते हैं, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है क्या, स्तन ग्रंथि, क्या कहता है, स्तन ग्रंथि। अगर हम दूसरी ग्रंथि की बात करें तो कौन सी है, बर्थोलिन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड। अगर हम बर्थोलिन की बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, बर्थोलिन ग्लैंड। अब देखिए अब जो लिखा गया उसकी समस्या छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है लिखने उखने की झंझट हमारे पास नहीं है। आप देखिए यहाँ बिल्कुल फिगर आपके सामने बना है, एक पुरुष था, ठीक, और दूसरी क्या है, महिला है। देखो यहाँ भी एक पुरुष है यहाँ, और उसके बाद दूसरी क्या है, महिला है यहाँ। तो इन चीजों को एकदम रफ कर दीजिए आप। इधर देखिए कहाँ पे कैसे क्या है, तो पहले सबसे पहले आता कौन है, पुरुष। तो पुरुषों में देखिए कौन सा भाग कहाँ पे है, इसीलिए हमने इस फिगर को बना के रखा है कि आप बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे और फिगर में भी दिखा देंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा। इसको जानने के बाद, लिख लेने के बाद फाड़ के फेंक देना, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी सिस्टम यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा फिगर में, समझ रहे कि नहीं। देखिए फिगर में हम ड्रा करके दिखा रहे हैं कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले आइए वृषण। तो देखिए वृषण मतलब कहने का पुरुष का जो पहला अंग है वृषण। तो वृषण देखिए पुरुष में ये पुरुष की संरचना बनी है, बिल्कुल जननांग की संरचना बनी। तो अगर वृषण की बात करें देखिए ये जो पार्ट है पुरुष का, इसको कहते हैं क्या, वृषण, कह लिया। पहला कहने का मतलब वो जो होते हैं अंडाकार संरचना जो नीचे लटके हुए होते हैं, कहाँ पे, वृषण कोश में,
उसका नाम होता है वृषण, और वही है पहला कहने का मतलब पहला सेक्स ऑर्गन है जो इंटरकोर्स की क्रिया में सहायक होता है। तो भैया देखो यहाँ लटका हुआ है वृषण, तो इसको हमने लिख दिया, ये वृषण है। समझ रहे, वृषण कोश में क्या है, वृषण है। अब देखिए अगर बात करें दूसरा, दूसरा सहायक क्या है, तो सहायक होगा, अब यहाँ भी सुन लीजिए, जो वृषण है, वृषण कौन बन रहा है, शुक्राणु। अब शुक्राणु को जाने के लिए कोई ना कोई नली होगी, कोई कोई रास्ता होगा। जैसे आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल गए, या तो घूमने के लिए और कहीं चले गए, तो उसके लिए रास्ता होता है ना। वैसे ये जो वृषण है, वृषण कौन बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है। तो देखिए शुक्राणु जो बन रहा है उसके लिए कैसा रास्ता है, तो रास्ते को देख लीजिए, पहला रास्ता हमने लिखा है, मतलब सहायक। जैसे तुम्हें होता है, मान लो कहीं मिलने जाना है किसी से, तो होता है ना, कोई होता है सहायक, मतलब सहायता करने के लिए। वही हाल यहाँ भी है। तो यहाँ पे जब शुक्राणु बेचारा बन गया अंधेरे घर में, जब बन गया तो कोई ना कोई सहायता करेंगे तभी तो आगे पहुंच पाएगा, तभी आगे निर्माण कर पाएगा नहीं संतति की। देखिए कैसे पहुंच रहा बेचारा। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, सबसे पहला पार्ट है क्या, वृषण जालक। तो इसमें आप समझने का प्रयास करिए। आगे अगले अगले टॉपिक में हम बताएंगे कैसा है, बिल्कुल जाल की जैसी संरचना। अगर जालक है तो जाल की जैसी संरचना होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो पॉइंट हमने बताया है, इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, ये है वृषण जालक। क्या है, वृषण जालक, लीजिए वृषण जालक हो गया। अब देखिए अगर जाना पड़ेगा आपको तो बिल्कुल सिस्टम से जाओगे, ऐसा ना है कि क्या पता चला कि पैदल जाना है तो उड़ के जाने लगे, पहुंच ही ना पाओ। तो देखिए ये भी है रास्ता, हमने बनाया ना, एरो का निशान लगाया है। तो सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहले वृषण में पहुंचा, मतलब जालक में पहुंचा, जाल में पहुंचा। फिर उसके बाद जाल को तोड़ेगा, और जाल को तोड़ेगा तो बेचारा थोड़ा सा और आगे आएगा। तो यहाँ पे कहीं भाग होगा क्या, शुक्र वाहिका का। किसका भाग होगा, शुक्र वाहिका का। अब देखिए शुक्र वाहिका भाग आएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आएगा भाग किसका, जब इसको तोड़ के जाए बेचारा थोड़ा सा, तो आएगा किसका भाग, अधिवृषण का। किसका आएगा, अधिवृषण, अधिवृषण का भाग आ गया। लो अधिवृषण आ गया। अब जब अधिवृषण तोड़ देगा तो आ जाएगा एक नली में, जिस नली का नाम होता है क्या, शुक्र नलिका। ये जो पूरी की पूरी नली होती है इसका नाम होता है क्या, शुक्र नलिका। अब शुक्र नलिका जिसको कहा जाता है क्या, इंग्लिश में कहा जाता है वास डिफरेंस। क्या कहता है, वास डिफरेंस। हमने इसलिए इसको इंग्लिश में लिख दिया, और पॉइंट्स नहीं लिखे क्योंकि जगह नहीं है। अगर इसलिए हमने इसलिए इंग्लिश में लिखा क्योंकि यही एक नली होती है जिस नली को काट देने के बाद वैसे हमारा बन के घूमना पड़ता है, समझे। फिर देखो अगर हम बात करें आगे, अगर बात करें तो देखिए ये जो शुक्र नलिका है, शुक्र नलिका जो है, अब क्या हो, अगर इसको हम कट कर दिए, शुक्र नलिका को कट कर दिए, जब शुक्र नलिका को काट देंगे तो सीमन तो आएगा, लेकिन तो सीमन कौन नहीं होगा, शुक्राणु नहीं होगा। मतलब जो नई संतति की उत्पत्ति करेगा वो बेचारा रहेगा ही नहीं। तो तुम्हारे रहने ना रहने कोई फायदा है नहीं। चलो देखो काटने की जरूरत नहीं, अभी काटना मत क्योंकि बड़ी समस्या हो जाएगी। आगे देखो, आगे कब काटना है, उसको काटने के लिए पहले सिस्टम देख लीजिए कैसे काटना है। अब देखो एक्सटर्नल जेनिटालिया की बात करें तो पेनिस, तो आपको ये जो सिस्टम दिख रहा है इस पूरे सिस्टम का नाम है, पूरे सिस्टम का नाम, ये जो लंबाई चौड़ाई में दिख रहा होगा ऑर्गन है, इसको कहते हैं क्या, पेनिस। क्या कहते हैं, पेनिस, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं क्या, लिंग। लो भैया यहाँ भी लिख देते हैं, जिनको ना समझ में आए कृपया वो समझने का प्रयास करें। यहाँ भी है वही बात और यहाँ भी वही बात, लेकिन तो यहाँ बना दिया है और यहाँ पे कोई इसको फाड़ फेंक देना है, समझ रहे हो नहीं। आप देखिए आगे देखिए, आगे देखिए पेनिस भी हो गया। अब हम उसकी बात करें, किसकी, ग्रंथ की। तो ग्रंथियां कहाँ पे है, तो देखिए सबसे पहली जो ग्रंथि है यहाँ पे, इसको कहते हैं क्या, शुक्राशय ग्रंथ। कौन सी ग्रंथ, शुक्राशय ग्रंथ। देखो देखो हमने लिखा है यहाँ पे लिखा है क्या, शुक्राशय ग्रंथ। अगर देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हमने लिख दिया शुक्राशय ग्रंथ। फिर दूसरी ग्रंथि क्या, कॉपर ग्लैंड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, कॉपर ग्लैंड। क्या लिख दिया, कॉपर ग्रंथ। ले भैया कॉपर ग्रंथ हो गई। फिर इसके बाद तीसरी ग्रंथ कौन सी आती, तीसरी ग्रंथि आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी, प्रोस्टेट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या लिखे, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए आगे, अगर हम यहाँ पे लिखे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड तो ये तीनों ग्रंथियां हो गई, पी सी एस। आप इसको समझ सकते हैं, पी से साफ। फिर उसके बाद बात करें, कोई तो बचा ही ना है। अब हम थोड़ा अलग से सिस्टम बता देते हैं। ये जो गोल सी संरचना है ये क्या है, यही है वो भाग, यही वो भाग है जिसको कहते हैं क्या, मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय। इसी में यूरिन का क्या होता है, संचय होता है। कहने का मतलब उसी में जो यूरिन होता है वो आके बेचारा रुका रहता है, और उसको भेजने वाला कौन होता है,
तो उसको भेजने वाला आपको पता है, जो भेजने वाला होता है कौन होता है? किडनी। कौन होता है? किडनी। अब देखिए जो किडनी भेज रही है, किडनी जो भेज रही, मान लो किडनी यहाँ से भेजी, तो ये जो भेजने वाला रास्ता है, इस रास्ता को कहा जाता है क्या? यूरेटर। यूरेटर का मतलब होता है क्या? यूरेटर मतलब क्या होता है? मूत्र नलिका। कौन सी नलिका? मूत्र नलिका। अब देखो आगे आगे अगर बात करें तो इतना तो सिस्टम हो गया पुरुषों में। अब देखो अगर हम एक थोड़ी सी बात कर लें, जो पुरुषों ग्रंथियों की बात किया हमने, तो यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वह 60 से 70% भाग लेती है किसमें? सीमन के निर्माण में। मतलब सीमन का सबसे ज्यादा अगर बनाने का योगदान है तो किसका है? प्रोस्टेट ग्लैंड का। फिर दूसरा जो योगदान है वो किसका है? दूसरा जो योगदान है, सॉरी, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका नहीं, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका योगदान कितना होता है? इसका योगदान सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 20 से 25%। और जो ये है शुक्राशय ग्लैंड, इसका योगदान होता है 60 से 70%। और ये जो कॉपर ग्लैंड होती है इसका योगदान होता है कितना? 5%। ये जो तीनों का योगदान मान लो मिल गया, तीनों साथ में मिल गया तो कितना हो गया? 100%। अब इन्हीं तीनों से किसका निर्माण होता है? सीमन का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं क्या? वीर। क्या कहते हैं? वीर। अब वीर का निर्माण मतलब पुरुषों में इतना कार्य होता है। अब देखो आगे, ये जो बेचारा दिख रहा है इसको कहते हैं पेनिस, मतलब लिंग। अब देखिए इसमें एक नली सी दिख रही है, नली दिख रही है ना। अगर आप बात करें नली की, तो नली ये जो दिख रही है, इस नली को कहा जाता है क्या? मूत्र मार्ग। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग। ये नली कौन सी है? मूत्र मार्ग। अब देखिए ये जो सिस्टम दिख रहा है, ये यहां से यहां तक का जो भाग दिख रहा है बड़ा सा, इसको कहते हैं क्या? ग्लैंस। ग्लैंस पेनिस। भैया ये क्या है? ग्लैंस पेनिस। अगर ग्लैंस पेनिस की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो क्या? इसको आप लिख सकते हो अपनी भाषा में शीर्षण भग। किसका? पुरुष का। अब देखो यहाँ पे ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्या? टायसन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? टायसन ग्लैंड। छोड़ दीजिए ये यहाँ पे कौन ग्लैंड पाई जाती है? टायसन। लिख देते हैं हम थोड़ा सा, टायसन ग्लैंड लिख दिया। अब देखिए आगे इनका तो सिस्टम खत्म हो गया पुरुषों में, कैसे क्या कहाँ पे होता है वो सिस्टम आपने पूरा देख लिया। अब देखिए पुरुष की बात और देख लीजिए, यहीं पे सुन लीजिए। ये जो होता है वृषण, जो होता है वृषण बेचारा, वृषण एक थैली नुमा संरचना में रहता है। तो देखो ये थैली जैसी संरचना है, वो थैली जो होती है ऊन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई? ऊन। बोरिये में ऊन लगाया जाता था ना, तो जो बोरिये में ऊन लगाया जाता था, ऊन बेचारा टूट टूट जाता था। वही जो टूट टूट जाता था ना, वो अलग हो जाता, चित्र बित्र हो जाता था। तो ये जो थैली है, थैली के आजू बाजू में जितने सारे सिस्टम है उनको कह दिया जाता है हेयर। क्या कह देता है? हेयर। मतलब कि वृषण कोश पे क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ ये जो बॉडी टेम्परेचर है, उससे इसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा कम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर 37 डिग्री टेम्परेचर है शरीर का, कितना है? 37 डिग्री। तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कितना होना चाहिए? लो होना चाहिए। अगर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लो नहीं होगा तो आपके अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। और जब शुक्राणु का निर्माण ना होगा तो ऐसे घूमते फिरे रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो? अब देखिए अब आगे अगर बात करें, आगे बात करें तो इतना सारा सिस्टम था नर जन्म। अब हम बात करते हैं किसके? मादा जननांग की। तो देखिए भैया मादा जननांग यहाँ बना होगा, दिख रहा है कि नहीं फिगर? हाँ बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा, हमने बनाया है अपने हाथों से, देखो कैसे दिख रहा है, बहुत बढ़िया से। अब देखिए अगर हम बात करें मादा जननांग की, तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अंडाशय। अंडाशय जब यहाँ से मासिक चक्र का स्राव होता है तो अंडाशय एक्टिव हो जाता है। अंडाशय की संरचना इसमें नहीं बनी है, अंडाशय एक्टिव हो जाता है और किसका निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। फिर देखिए दूसरी बात, जब अंडाणु बन जाएगा, अभी हमने बताया नर जो होता है वो सहायता के लिए क्या करता है? सहायता के लिए रास्ता ढूंढता है ना मादा से मिलने के लिए, तो ये बात यहाँ भी है। तो जब सहायता, मादा भी, नर नहीं प्रयास करते हैं, नर और मादा दोनों लोग प्रयास करते हैं, तभी जाके कहीं कुछ हो पाता है। तो देखो यहाँ पे मादा के अंदर जैसे अंडाणु बना, वैसे वो लोग भी क्या करेंगे? प्रयास करने लगेंगे। किसके लिए? इनके लिए। मतलब ये लोग प्रयास करेंगे इनके लिए। अब देखो अगर बात करें तो प्रयास में कौन कौन लोग हैं, रास्ते में वो कौन कौन लोग हैं जो प्रयास करेंगे? तो सबसे पहला वो क्या है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी मतलब वो रास्ता है जिधर से अंडाणु बेचारा धीरे धीरे क्या करेगा? जाएगा। किधर जाएगा? किधर जाएगा? मतलब उधर जाएगा जहां पे वो इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद गर्भाशय। गर्भाशय वह भाग होगा जहां पे क्या होता है? जहां पे बच्चों का निर्माण होता है, जहां पे बच्चे 9 मंथ तक रहते हैं। फिर उसके बाद बात करें योनि की, वेजाइना की। अगर हम वेजाइना की बात कर रहे हैं
तो वजाइना देखिए, वजाइना वह अंग होता है जिसमें इंटरकोर्स की क्रिया मतलब संभोग की क्रिया, सेक्स की क्रिया क्या होती है, सुनिश्चित होती है। समझ रहे हो कि नहीं? अब देखिए आगे आगे बात करें एक्सटर्नल जेनिटालिया की। तो एक्सटर्नल जेनिटालिया की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट लिखा मोन्स प्यूबिस। तो देखिए ये जो मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस यहाँ पे है, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, मोन्स प्यूबिस। तो देखो भैया मोन्स प्यूबिस हो गया। अगर हम मोन्स प्यूबिस की बात करें तो मोन्स प्यूबिस को दूसरी भाषा में कहते हैं जघन, जघन, फिर उसके जघन रोम। जगह नहीं थी इसके लिए। अब देखिए जघन रोम अच्छे से लिख नहीं पाए, तो अगर मोन्स प्यूबिस की हम बात करें तो मोन्स प्यूबिस क्या होता है, मोन्स प्यूबिस जो होती है वो क्या होती है, कोमल। कैसी, कोमल। देखो फिर उसके बाद गद्दी, गद्दी देखे होंगे, गद्दी जैसी फूली हुई रचना होती है। मोन्स प्यूबिस कैसी होती है, बिल्कुल कोमल होती है और गद्दी जैसा होती है इसकी संरचना, मतलब बिल्कुल गद्दी के जैसा। अब देखिए ये जो मोन्स प्यूबिस है इस पे हमने क्या लगाया, हेयर लगाया। उस पे क्या होता है, हेयर होता है, जिसको कहा जाता है क्या, प्यूबिक हेयर। क्या कहा जाता है, प्यूबिक हेयर। कहने का मतलब ये जो त्वचा है, ये गद्दी जैसी जो संरचना है, इस पे क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हेयर युक्त त्वचा होती है। अब देखिए दूसरी बात, लेबिया मेजोरा। किसकी बात करें, लेबिया मेजोरा। तो देखिए ये वाला आपको सिस्टम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम है पहला वाला, उसको कहते हैं क्या, लेबिया मेजोरा। ले भैया लेबिया मेजोरा। हम पढ़ाते पढ़ाते थक गए और बच्चों को समझ में ना आ रहा था। अब देखिए लेबिया मेजोरा आप देखिए क्या है। तो देखिए लेबिया मेजोरा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग इसको जरा देखिए। लेबिया मेजोरा को कहा जाता है दीर्घ ओष्ठ। ले भैया दीर्घ ओष्ठ। अगर हम बात करें तो इनको हिंदी में कहा जाता है दीर्घ ओष्ठ। तो दीर्घ ओष्ठ, तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ प्रश्न होता है ना एक, जैसे आप सीरीज लेके आते हो तो कहते हैं दीर्घ, दीर्घ प्रश्न। तो दीर्घ मतलब कैसा, लंबे लंबे प्रश्न। और देखिए ओष्ठ का मतलब होता है होठ। क्या होता है, होठ। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो बाह्य संरचना है किसकी, योनि की, तो कैसी है, लेबिया मेजोरा, मतलब दीर्घ ओष्ठ, लंबे चौड़े होठ के जैसी इसकी संरचना है। समझ रहे हो कि नहीं? जो कैसा होता है, इस पे भी क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, हेयर होते हैं इस पे। समझ रहे हो? अब देखिए दूसरी अगर बात करें लेबिया मेजोरा, तो देखो भैया जो सेकंड वाली लेयर है, जो सेकंड वाली लेयर है तो लिख ही लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। जो सेकंड वाली लेयर है इसका नाम है क्या, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। अगर हम लेबिया माइनोरा की बात करें तो देखिए लेबिया माइनोरा को हम कहते हैं क्या, लघु, लघु ओष्ठ। लघु, लघु का मतलब होता है क्या, छोटा। बड़े वाले से छोटे प्रश्न को हम कहते हैं लघु ओष्ठ। तो देखो ये जो बड़ा वाला प्रश्न है, समझे, उसके नीचे एक छोटा वाला प्रश्न है जिसको कहते हैं क्या, कहने का मतलब ये वाला होठ बड़ा होता है और ये वाला होठ छोटा होता है। तो देखिए ऊपर वाला जो है वो क्या है, लेबिया मेजोरा मतलब बड़ा सा, और जो नीचे उसके नीचे वाली संरचना वो क्या है, छोटी सी संरचना है जिसको कहते हैं क्या, लेबिया माइनोरा। अब देखिए बात करें, आगे बात करें तो आगे ये संरचना आपको दिख रही होगी, इस संरचना को कहते हैं, देखिए ये सब आप लिख लिए होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं कुछ लाइनों को। अगर हम बात करें ये जो बीच में संरचना है, बीच में संरचना है, इसको हम कहते हैं वल्वा। क्या कहते हैं, वल्वा। वल्वा का मतलब होता है वह भाग, वल्वा क्या है, वह भाग है जिसमें इंटरकोर्स की क्रिया की जाती है। अब देखिए ये जो वल्वा है, वल्वा है, योनि छिद्र है, इसी के ऊपर ऐसे ऐसी एक संरचना होती है जिसका नाम होता है क्या, इसी संरचना का नाम होता है, वल्वा के ऊपर जो होती है उसको कहते हैं क्या, हाइमन। क्या कहते हैं, हाइमन। अगर हम बात करें हाइमन की तो हाइमन क्या है, हाइमन एक झिल्ली है। क्या है, झिल्ली। लो भैया हाइमन क्या है, झिल्ली। ये जो हाइमन झिल्ली है, इस झिल्ली में क्या हो रहा है, रक्त का परिसंचरण हो रहा है। कहने का मतलब रक्त इधर से उधर दौड़ रहा है। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए ये जो रक्त दौड़ रहा है झिल्ली में, झिल्ली में जो रक्त दौड़ रहा है
वो झिल्ली जब टूटेगी तो रक्त क्या होगा, बहेगा ही। तो यही होता है, ये जो होता है हाइमन, हाइमन वह भाग होता है जो महिलाओं के कुंवारेपन का क्या होता है, संकेतक चिन्ह होता है। कहने का मतलब ये वह इंडिकेटर होता है जिससे आप ये जज कर सकते हो कि महिलाएं क्या है, कुंवारी हैं या तो और भी कुछ है, समझ रहे हो। लेकिन तो अब धरती पे इतने सारे काम पड़ गए हैं कि इन सब चीजों का कोई योगदान ही नहीं रहा। ये योगदान बहुत पहले होता था। कब होता था? पहले जब राजा महाराजा लोग होते थे। कौन लोग? राजा महाराजा। तो उस समय जो रानियां होती थी, अगर टमाटर खरीदने जाना होता था मार्केट में तो डोली आती थी उनके लिए, जानते हो ना। जब डोली आती थी तो हाइमन जो मेम्ब्रेन है, हाइमन जो झिल्ली है, वो बेचारी एकदम सुरक्षित रहती थी, जिससे बाद में पता चल जाता था कि हाँ ये जो हाइमन युक्त महिला थी, समझ रहे हो ना, मतलब वो महिला कैसी थी, कुंवारी थी। और अभी क्या है, साइकिल चला के यहाँ से लखनऊ बनारस, फिर उसके बाद पहुंच जाओ हॉकी खेलने, फिर उसके बाद दौड़ रहे हैं, कुछ ना मिल रहा तो कुदारे पर भले के अपना काम कर रहे हैं। ये सब करते 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 क्या होता है, रनिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये सब करते करते हाइमन जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है, और जब हाइमन मेम्ब्रेन टूट जाती है तो इंडिकेटर वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। तो आज के जमाने में इस हाइमन मेम्ब्रेन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महिलाएं इतना काम कर रही हैं, और जो लोग हैं घर पे वो बैठ के अपना आराम कर रहे हैं। तो इस हाइमन मेम्ब्रेन का कोई मतलब नहीं है। तो कोई इस चीज को ना सोचे कि हाइमन नहीं है, या तो पहले इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब तुम क्या हो, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे गुड़ खिलाए हो, तो ऐसा कोई मतलब ना है। तो देखो इधर देखो, हाइमन मेम्ब्रेन की बातें छोड़ देते हैं। तो हाइमन मेम्ब्रेन में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन तो फिर भी आज के जमाने में इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि महिलाएं बेचारी इतना काम करती हैं जिसकी वजह से हाइमन मेम्ब्रेन है वो पहले ही क्या गई, टूट जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें आगे क्लाइटोरिस, तो देखो भैया क्लाइटोरिस क्या है, देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये जो है भाग क्लाइटोरिस, लो क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस को आप कह सकते हो भग सिसन, लो कह दिया भग सिसन। तो भग सिसन वह भाग, अच्छा देखो, भग सिसन, भग सिसन मतलब कैसा भाग, उत्तेजित उत्तेजशील भाग, मतलब ऐसा भाग जिसके स्पर्श करने से उत्तेजनाएं होती है। यह जो भाग सिसन है उसकी संरचना कैसी होती है, बेलनाकार। कैसी संरचना होती है, बेलनाकार। इसके छूने से यही वह भाग है जिसमें महिलाओं में क्या होती है, एक्साइटमेंट होता है, महिलाएं उत्तेजित होते हैं। किस भाग से, क्लाइटोरिस वाले भाग से। अब देखिए आगे, अगर आगे जाएंगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो मेरे बच्चों, अच्छे बच्चों देखिए जरा, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे अब तक, अब समझो विधिवत। अब देखिए ये जो भाग है, इस भाग को कहा जाता है क्या, मूत्र मार्ग। क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग को कहते हैं क्या, यूरेथ्रा। अब देखिए यहाँ भी मूत्र मार्ग है, यहाँ भी मूत्र मार्ग है। अब एक जगह इंग्लिश या लिख ही देते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब होता है क्या, मूत्र मार्ग, मतलब वह मार्ग जहां से पेशाब बाहर आता है, मतलब यूरिन बाहर आता है। अब ले भैया, अब ले उधर देखो, ये जो मूत्र मार्ग तो था ही था, साथ में और दो लोग हैं, लो ऐसे। ये जो दोनों लोग हैं, तो आगे आइए हम ग्रंथि में, तो यहाँ मेल है और यहाँ क्या है, फीमेल है। तो ग्रंथियों की बात करें तो फीमेल में कौन कौन सी ग्रंथियां, एक तो मेमरी ग्लैंड है, उसको थोड़ी सी बात में समझें, लेकिन तो एक तो बर्थोलिन ग्लैंड है। देखो ये जो दोनों ग्रंथ, दोनों बिंदी यहाँ पे लगी है ना, ब्लैक स्पॉट के जैसा। तो ये जो है सिस्टम, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहते हैं हम बर्थोलिन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड। ये जो बर्थोलिन ग्लैंड होती हैं वो कितनी दिख रही है, दो दिख रही हैं। कितनी दिख रही हैं, दो दिख रही हैं। इसी बर्थोलिन ग्लैंड से किस चीज का स्राव होता है, चिपचिपी पदार्थ का स्राव होता है, जिसके कारण इंटरकोर्स, सेक्स की क्रिया में बहुत ज्यादा क्या मिलती, सहायता मिलती है। क्यों, क्योंकि ये जो बर्थोलिन ग्लैंड उससे क्या निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, समझे। अब देखिए, अगर हम बात करें, आगे बात करें, जब इतना सारा सिस्टम आपको पता चल जाएगा तब जाके कहीं इंटरकोर्स की क्रिया करने में सहयोग मिलेगा। अब देखिए, अब अगर आगे हम बात करें तो आगे अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट डे में आपको बताया जाएगा, अगले भाग में, इसी एपिसोड के अगले भाग में बताया जाएगा कि ये और ये दोनों लोग कैसे मिलेंगे
और मिल के आगे नई संतति की उत्पत्ति करेंगे। उस सिस्टम को हम विधिवत समझाएंगे। आप लोग तब तक इन चीजों को नोट कर लीजिए, और अगर हमारी भाषा लैंग्वेज अगर आपको समझ में आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और हमें उत्तेजित बनाए रखें। हम आपको बेटर से बेटर वीडियो देने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।